नमस्कार, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं जीटीसी न्यूज। हाजिर हूं एक बार फिर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें लेकर। आज हरियाणा में क्या कुछ खास रहा, ऐसी कौन सी बड़ी खबरें रही, सबकी जानकारी आपको विस्तार से दी जाएगी। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे आज की हरियाणा की 10 बड़ी खबरों से। पंचकुला में ग्रुप डी कर्मियों का राज्य स्तरीय इंडक्शन प्रोग्राम, सीएम सैनी ने की शुरुआत। सीएम ने ग्रुप डी के उम्मीदवारों को दिए नियुक्ति पत्र। पंचकुला में सीएम सैनी का कार्यक्रम, युवाओं ने कार्यक्रम में लगाए सीएम जिंदाबाद के नारे। बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी देने पर लगाए गए नारे। युवाओं पर लाठीचार्ज और पुलिस पर ड्यूटी के दौरान हमला दोनों गलत, पानीपत में बोली डॉक्टर अर्चना गुप्ता। हिंसा करने वाले छात्र नहीं, एसआईआर का पहला चरण हुआ पूरा। अंबाला में फर्जी ट्रैफिक विजिलेंस इंस्पेक्टर गिरफ्तार, अमृतसर से दिल्ली जा रही ट्रेन में कर रहा था सफर। उत्तर प्रदेश का निवासी है आरोपी, जीआरपी ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। साइबर सिटी फरीदाबाद में स्पा सेंटर और होटल में छापेमारी, कई युवक और युवतियां हिरासत में। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद हुई कार्रवाई, दस्तावेज और रिकॉर्ड की हो रही जांच। करनाल में एएसआई 10,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार, 2 महीने पहले हुआ था प्रमोशन। 50,000 से शुरू हुई थी सौदेबाजी, 20,000 में हुआ समझौता। एलएनजेपी अस्पताल में महिला की संदिग्ध मौत, महिला की मौत पर अस्पताल में हंगामा, परिजनों ने लगाए लापरवाही के आरोप, मचा बवाल। मूसलाधार बारिश से खरीफ फसलों को मिली संजीवनी, पलवल में बारिश बनी किसानों के लिए राहत। धान और गन्ना फसल को बारिश का बड़ा लाभ। हरियाणा में मानसून का कहर, 3 जिलों में ऑरेंज और 11 में येलो अलर्ट जारी। मानसून फिर हुआ एक्टिव, मूसलाधार बारिश के आसार, सड़कें बनी तालाब। और गुरुग्राम में बारिश के बाद फिर जल भराव, पुलिस लाइन में 3 फीट तक भरा पानी, स्थानीय लोगों में जल भराव से रोष। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा सरकार ने हाल ही में नियुक्त हुए ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए पंचकुला के सेक्टर 3 स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में राज्य स्तरीय इंडक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि आप सभी के नवनियुक्त साथियों के बीच आकर मुझे काफी गर्व महसूस हो रहा है। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री ने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। आज माता मनसा देवी के चरणों में स्थित पंचकुला की इस पवित्र धरती और आप सभी के नवनियुक्त साथियों के बीच मुझे आकर के बहुत ही गौरव की अनुभूति महसूस हो रही है। साथियों, मैं हरियाणा के हजारों परिवारों की आंखों में साकार हुए सपने मैं देख रहा हूं। साथियों, आज आपके हाथ में जो नियुक्ति पत्र है, यह साथियों आपकी मेहनत का ये सम्मान है। साथियों, अपनी मेहनत, अपनी प्रतिभा के बल पर सरकारी नौकरी प्राप्त करने वाले मैं आप सभी 3,556 हमारे नौजवान साथियों का आज जो ग्रुप डी की इस नौकरी में आपका सिलेक्शन हुआ है, मैं आप सबका अपनी ओर से अभिनंदन भी करता हूं, आप सबका वंदन भी करता हूं, आप सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। साथियों, मुझे 2 बात याद आ रही है कि हर ख्वाब को हकीकत मिली है, हर ख्वाब को हकीकत मिली है, हर आंख में उजियारा है। साथियों, मेहनत करने वाले हर युवा का अब अपना बुलंद सितारा है। साथियों, न खर्ची चली न पर्ची चली, बस मेहनत का सम्मान है।
यही भरोसा, यही सुशासन हरियाणा सरकार की पहचान है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष अर्चना गुप्ता पानीपत पहुंची। इस दौरान उनका एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बचाव करते हुए छात्र आंदोलन पर सवाल उठाए। अर्चना गुप्ता ने कहा कि वह खुद एक डॉक्टर रही और मेडिकल की पढ़ाई करने वालों के छात्रों के पास आंदोलन का समय नहीं होता। उन्होंने दावा किया कि हिंसा, पथराव और बदसलूकी करने वाले लोग मेडिकल छात्र नहीं हो सकते। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर उन्होंने कहा कि छात्रों और देश के भविष्य को प्राथमिकता देते हुए संवेदनशील फैसला लिया गया है। अर्चना गुप्ता ने उनके कार्यकाल में मेडिकल सीटों और शिक्षा संस्थानों के विस्तार का भी जिक्र किया। वहीं छात्र प्रदर्शन पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर उन्होंने कहा कि लाठीचार्ज दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन पुलिस और पत्रकारों के साथ हुई बदसलूकी की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बहुत बड़े बड़े नीतिगत फैसले आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने लिए, लेकिन जब उनको लगा कि मेरी वजह से देश के युवाओं का भविष्य, के युवाओं को लग रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान जी की वजह से हमें दिक्कत आ रही है, तो उन्होंने बहुत ही विनम्रता से स्वयं ये पहल करी और जो उन्होंने इस्तीफा दिया वो भी आप पढ़ सकते हैं कि मैं युवाओं के भविष्य को देखते हुए, युवाओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए मैं ये इस्तीफा दे रहा हूँ। लेकिन जब वो संसद में जा रहे थे, अभी जो वीडियो सामने आ रही है, उनका स्वागत इसीलिए ऐसा किया जा रहा है जैसे मतलब बड़ी जंग जीत के आए। विपक्ष इस चीज़ को भी उल्टा ले रहा है कि मतलब देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि धर्मेंद्र प्रधान जी एक बहुत ही निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। देश के एक एक युवा के साथ खड़े हैं, पहले भी खड़े थे, जब शिक्षा मंत्री थे तब भी खड़े थे और आज भी खड़े हैं। और उन्होंने देश के सम्मानित युवाओं की, देश के हमारे विद्यार्थियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए इस इस्तीफे को दिया है। तो इसलिए हमारी नज़रों में, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की नज़रों में उनका सम्मान जितना पहले था उससे आज ये सम्मान ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि वो देश के युवाओं के साथ खड़े हैं। अभी आप दिल्ली की बात कर रहे थे, लाठीचार्ज हुआ, अब कैसे देखते हैं आप जो दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज किया? देखिए, राहुल गांधी लगातार उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं और कई तरह के देखो, जो भी पुलिस कर्मियों ने लाठीचार्ज किया, हम उसको दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं। मैं नहीं कहती कि जो लाठीचार्ज हुआ वो पुलिस कर्मियों की तरफ से कोई बहुत अच्छा काम हुआ, उसको मैं दुर्भाग्यपूर्ण मानती हूँ। लेकिन जो पुलिस कर्मियों के साथ हुआ उसको भी मैं दुर्भाग्यपूर्ण मानती हूँ कि अगर पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी वहाँ उन लोगों की सुरक्षा के लिए ही जो वहाँ पर उपस्थित थे, अगर वो घायल होते हैं, उनके ऊपर पथराव होता है, उनके साथ बदसलूकी होती है, तो मैं दोनों ही विषयों को दुर्भाग्यपूर्ण मानती हूँ। यमुनानगर के गांव पंजैटो का मामला अब पूरे जिले में चर्चा का विषय बन गया है। यूक्रेन में रूसी मिसाइल हमले में जान गंवाने वाले मर्चेंट नेवी के नाविक गुरप्रीत सिंह बाठ का पार्थिव शरीर कई दिन बाद भी उनके घर नहीं पहुंच पाया। इसी बीच किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी पीड़ित परिवार से मिले और सरकार व जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर उन्होंने एक बार फिर सवाल उठाए। चड़ूनी ने परिवार के लिए 5 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग करते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में प्रशासन को परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। बता दें कि 19 जुलाई को यूक्रेन में हुए मिसाइल हमले में 10 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें 4 भारतीय नागरिक भी शामिल थे। इनमें यमुनानगर गांव के पंजोटो के गुरप्रीत सिंह बाठ भी थे। जी, आज हम पंजेटो गांव में हैं। गुरप्रीत जी के घर पे शोक करने के लिए आए थे। जो यूक्रेन के अंदर उसने हमला किया है जहाज़ पे, उस पर 5 लोग जो हैं वो भारत के मारे गए हैं और उनमें यहाँ के गुरप्रीत जी भी थे, जिनकी उम्र केवल 28 साल थी और पिता की भी हालत अच्छी नहीं है। उनकी भी 10 साल पहले एक्सीडेंट में टांग कट चुकी थी। एक बच्चा है छोटा सा 6 महीने का। तो बहुत दुखद है और सरकार जो है उस पर कोई ज़्यादा, यहाँ का प्रशासन ने भी कोई सीरियस उसको नहीं थी। एकदम मैंने पहले वीडियो डाली थी। तो एक तो यहाँ का प्रशासन जो है वो जो भी परिवार को ज़रूरत है हेल्प की, और बाहर से डेड बॉडी जितनी जल्दी मंगा सकें, जितनी जल्दी इनकी हेल्प कर सके वो
और दूसरा, हम सरकार से कहेंगे, हरियाणा सरकार भी, सेंट्रल सरकार भी, दोनों सरकारों को ये कहेंगे कि इस परिवार की हेल्प जो है वो करे। वो 5 करोड़ रुपया हमने मुआवजे की बात की है, क्योंकि परिवार के पास तो कुछ नहीं रहा, तो वो सरकार करे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे फरीदाबाद की। फरीदाबाद पुलिस ने संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद शहर के बेबी प्लाजा, स्पा और होटल बिग टाउन में छापेमारी की। पुलिस टीम के पहुंचते ही दोनों स्थानों पर हड़कंप मच गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 5 से 6 युवतियों सहित कुछ पुरुषों को भी हिरासत में लिया। फिलहाल अब सभी से पूछताछ की जा रही है और उनके पहचान संबंधी दस्तावेजों की भी लगातार जांच की जा रही है। इस दौरान स्थानीय लोगों का आरोप है कि दोनों स्थानों पर लंबे समय से संदिग्ध गतिविधियां चल रही थीं, जिसकी शिकायतें वे लगातार पुलिस को दे रहे थे। लगातार शिकायतें मिलने के बाद आज पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई, जिससे क्षेत्र में अब डर का माहौल है। लगातार शिकायतों के बाद आखिरकार पुलिस ने कार्रवाई की, ये कहना था स्थानीय लोगों का। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यदि जांच में कोई अनियमितता पाई जाती है तो दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सर गंदा माहौल है, कम एज की लड़कियां यहाँ पे आती थी और उसी की वजह से हमने कंप्लेंट दे रखी थी। परेशान हो रही है आसपास के लोग, गली हाँ बहुत परेशान थे। मैडम ये 3-4 होटल हैं, कौन से होटल हुए हैं यहाँ पे लोगों के साथ? ये सारे 2-3 होटल हैं यहाँ पे, तो मतलब आप देख सकते हो कि यहाँ पे आसपास जो है ना गंदा ही माहौल था, इसीलिए कंप्लेंट दी सबने। ये कम से कम 1 ईयर से चल रहा है। आपने इसका विरोध किया? कोई लड़ाई झगड़ा? बिल्कुल कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, सिर्फ हमने कंप्लेंट दी थी। 15 अगस्त को देखते हुए सभी होटल सराय हैं, किसी प्रकार की अवैध गतिविधि ना चलती हो, इसको मद्देनजर रखते हुए हम जगह जगह सप्लाई किया गया है। आज यही होटल हुआ, चेक और भी हुआ है जगह जहाँ मौका मिल रहा है। सर ये रूटीन चेकिंग है क्या? रूटीन चेकिंग। अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ की सतर्कता से एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा गया है, जो ट्रेन में सफर के दौरान अपने गले में ट्रैफिक विजिलेंस इंस्पेक्टर का आई कार्ड लटकाए हुआ था। शक होने पर आरपीएफ ने उसे हिरासत में लेकर जीआरपी के हवाले कर दिया है। जांच में सामने आया कि आईडी कार्ड पर व्यक्ति का नाम सुधीर कुमार दर्ज है। जीआरपी ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है कि आईडी कार्ड असली है या फर्जी और आरोपी इसका इस्तेमाल कब से कर रहा था। जीआरपी इंचार्ज हरीश के अनुसार आरोपी अमृतसर से दिल्ली जा रही ट्रेन में सफर कर रहा था। टिकट चेकर को उस पर संदेह हुआ, जिसके बाद आरपीएफ को सूचना दी गई। प्रारंभिक जांच में पता चला कि आरोपी फिलहाल दिल्ली में रहता है, जबकि मूल रूप से वह उत्तर प्रदेश का निवासी है। पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और आईडी कार्ड की सत्यता के साथ साथ आरोपी की गतिविधियों की भी अब पड़ताल की जा रही है। एक सुधीर नाम का व्यक्ति है जो अमृतसर से दिल्ली ट्रेन से जा रहा था, तो सूचना थी कि कोई नकली विजिलेंस का इंस्पेक्टर है जो वहाँ पर जो है ट्रेन में आवागमन कर रहा है। जिस सूचना पर आरपीएफ हमारे जीआरपी जो है मौके पर गए थे और आरपीएफ ने उस बंदे को पकड़ के हमारे हवाले किया था, जिसमें उसने बताया कि मेरा नाम सुधीर है और दिल्ली का रहने वाला है, बसंत विहार का, और वैसे यूपी का पीछे से रहने वाला है। जो उसके गले में एक आई कार्ड था जिसपे जो है रेल विभाग का जो है एक आइडेंटिफिकेशन थी उसके ऊपर, और उसके ऊपर जो है ट्रैफिक जो है विजिलेंस इंस्पेक्टर का मेंशन था। इस पे सूचना आई थी, वो ट्रेन से सूचना आई थी। इस संबंध में जांच की जा रही है। कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी अस्पताल में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद अस्पताल परिसर में हंगामा हो गया। मृतका के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं एलएनजेपी अस्पताल के डॉक्टर जयंत ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि महिला को पिहोवा से रेफर होकर अस्पताल लाया गया था और पहुंचते ही उसका इलाज शुरू कर दिया गया था। उनके अनुसार मेडिकल टीम ने करीब 45 मिनट तक लगातार सीपीआर दिया, लेकिन महिला की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ, जिसके बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। फिलहाल पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद ही मौत के कारणों का पता लग पाएगा। हालांकि अभी तक किसी भी तरह के आरोपों की पुष्टि नहीं हो पाई है। पेवर ले गया था जी, मैं सुबह 5 बजे हॉस्पिटल में ओड़ा दौड़ा रेफर कर दी उन्होंने, सारे टेस्ट टूस्ट करके इसके कोई छाती में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सी हार्ट फैल गई, कोई दिक्कत नहीं थी उसका ना। पहले आ गए उन्होंने ना इसका ग्लूकोज लाई ना कुछ, 2 टिक्के जरूर लाए जी डॉक्टर है ना, इनकी वजह तो है जो कुछ भी है। 2 टिक्के ला गए, उसके बाद एक बारी भी कोई नहीं देखना है। मैं जाए रूम बुलान, एक डॉक्टर भी नहीं आवा था, सारे डॉक्टर का जोर ला लिए मैंने जा जाकर, कोई सा नहीं आया। मेरी सास गई एक मैडम लोवा, मेरी सास रोने लगी, भाई तो आगे एक बार देख तो ले दे इसकी क्या बुरी हालत हो रही। आगा मैडम ने बोली ये मरी तो नहीं है भाई, तो इसने बहुत रोने लग रही है।
ऐसे नर्स बोल रहे हैं। नर्स ने बोल दिया जी, इसी बात बोला आगे तो जिड़ गने दे देगा वो बोलना डॉक्टर। कब लेके आए थे? आज ही मैं आज लेके आया था जी 11:30 बजे। कुछ नहीं, बस यही था, अभी छाती में दर्द हो रहा मम्मी मेरी। और जब तो आना अच्छी भली थी, जब मैं आई मैंने कहा जी देख लो इसना बहुत ज़्यादा झटपटावा थी मगा यहाँ छाती में दर्द है मम्मी को मेरे। और एक मैडम बोली मैं माँ बाप जी रोना तो पड़ेगा, बच्चा जिद ऐसे कर लग रहा। मैंने कहा मैडम जी देख लो इसना कारी मट थोड़ी लग गई है भाई, मर गई अभी तो रोने लग रही है कोई, इसको अली जिद्दी चली गई छुट्टी लेके। पेहवा से पेशेंट रेफ़र होके आया था यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में, और उसकी जो कंप्लेंट थी पेट में दर्द था और सांस लेने में दिक्कत थी। तो मेरी ड्यूटी के दौरान मुझे बताया गया कि पेशेंट की हालत बिगड़ रही है, तो हमने तुरंत उसका इलाज शुरू कराया और उसको CPR दिया गया। CPR 45 मिनट तक लगातार दिया गया था। उसके बाद कोई भी उसमें पॉजिटिव सुधार नहीं देखे गए, तो ECG में जो है फ्लैट लाइन आई हमने करवाया था ECG, उसके बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया था। भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुंजपुरा थाने में तैनात SIA अनुज को 10,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर जमीन के रास्ते से जुड़े विवाद में कार्रवाई और मामले को निपटाने के एवज में रिश्वत मांगने का आरोप है। शिकायत मिलने के बाद ACB ने योजनाबद्ध तरीके से ट्रैप लगाया और आरोपी को रकम लेते ही दबोच लिया। खास बात यह है कि आरोपी पुलिसकर्मी करीब 2 महीने पहले ही हेड कांस्टेबल से ASI के पद पर पदोन्नत हुआ था। मैंने शिकायतकर्ता ने ये बतलाया कि उसके परिवार वालों के खिलाफ कोई कंप्लेंट पेंडिंग है PS कुंजपुरा में, जिसकी इन्वेस्टिगेशन SI अनुज कर रहे थे। तो उन्होंने उसको डिस्पोज करने के रिगार्डिंग उसके कंप्लेनेंट से 20,000 रुपये की डिमांड की थी। 10,000 रुपये ऑलरेडी ले चुका था वो, और 10,000 के साथ उन्हें रेड एंड डेट कोर्ट किया गया। तो कौन है, कहाँ पर तैनात था सर ये? SI अनुज है PS कुंजपुरा करनाल में। कितने पैसे की डिमांड की गई थी और कितनों खेत के रास्ते को लेकर कोई इशू था, कंप्लेंट पेंडिंग था। सर कितने पैसे की डिमांड की गई थी और कितने पैसे के साथ इसको पकड़ा गया? 20,000 रुपये की डिमांड थी, 10 ऑलरेडी ले चुका था, 10 के साथ आज रेड हुआ है। सोनीपत के मुरथल में शराब के ठेके पर हुई लूट और सेल्समैन पर जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। CCTV फुटेज की मदद से 22 वर्षीय आरोपी आशीष को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी चोरी की बाइक से वारदात को अंजाम देने पहुंचा था और विरोध करने पर सेल्समैन के सर पर शराब की बोतल से हमला कर फरार हो गया। पुलिस ने लूट की रकम में से 3,900 और वारदात में इस्तेमाल की गई चोरी की बाइक भी बरामद कर ली है। आरोपी के खिलाफ पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस रिमांड लेकर उससे पूछताछ कर रही है ताकि लूट की बाकी रकम और उसके आपराधिक नेटवर्क से जुड़े अन्य पहलुओं का पता लगाया जा सके। रविवार को सुबह करीब 10 बजे एक नौजवान लड़के ने मुरथल ठेका के अंदर से सेल्समैन को बोतल को सिर में मारकर और करीब 15,000 रुपये छीन लिए थे, लूट लिए थे। उसमें मुकदमा दर्ज कर दिया था। मुलजिम CCTV फुटेज के आधार पर आइडेंटिफाई कर लिया था और उसकी पहचान करके अरेस्ट कर लिया है। मुलजिम आशीष है, हसनपुर गांव का, मुरथल थाना के एरिया से ही है और छीने गए रुपये भी बरामद कर लिए हैं। कितनी बरामद हुई? 39 रुपये। इस पर पहले भी कोई मुकदमे दर्ज? हाँ, मुलजिम पर पहले 2 मुकदमे दर्ज हैं, एक क्राइम ब्रांच दिल्ली का और एक इसराना का। इसराना लूट का मुकदमा दर्ज है और क्राइम ब्रांच दिल्ली आरमजेक्ट का मुकदमा दर्ज है। और हमारे मुरथल थाना से ही 20 तारीख को एक बाइक चोरी हुई स्प्लेंडर, वो बाइक इसी ने चोरी की थी और संडे वाली घटना में, वारदात वाली में वो यूज की थी और वारदात के बाद बाइक को वहीं ठेका के पास छोड़कर चला गया था। इसे कहाँ से गिरफ्तार किया गया? गाँव से ही, हसनपुर गाँव से। कितना पढ़ाई लिखाई करी है? +2 पास है, एज इसकी 22 साल है। पलवल के किसानों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल जिले में हुई मूसलाधार बारिश खरीफ फसलों के लिए राहत लेकर आई। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अनुसार पलवल में 71 मिलीमीटर, हथीन में 31, बहीन में 37 और होडल में 3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। विभाग का कहना है कि इस बारिश से धान, गन्ना, ज्वार और बाजरा की फसलों को भरपूर लाभ मिलेगा। वहीं फसलों में रोगों का खतरा भी कम होगा। हालांकि कपास की फसल में जल भराव से नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे में किसानों को खेतों से पानी की निकासी करने और बारिश के बाद फसलों का निरीक्षण करने की सलाह दी गई है। यदि किसी फसल को नुकसान होता है तो किसान
कृषि विशेषज्ञों से संपर्क करें और हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार की एडवाइजरी का पालन करें ताकि किसानों को किसी भी तरह का कोई नुकसान ना झेलना पड़े। बारिश का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अभी शुरुआत में है, तो जो पूथ में वाली पौधे हैं जो अभी शुरुआत की कंडीशन में है, उन्हें बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपकी धान की फसल है या आपकी गन्ना की फसल है, उसकी ग्रोथ में इस बारिश का एक तरह से खाद का काम करेगी ये बारिश जो है। और कुछ बीमारियां जैसे आती हैं बारिश की बूंदों से, वो बीमारियां भी धुल जाती हैं। पत्ता लपेट है जो धान की मुख्य परेशानी है अभी, जो किसानों की बार बार हमारे पास किसानों के फ़ोन आ रहे थे, तो पत्ता लपेट में लाभ मिलेगा। साथ में कोई आपकी गन्ने की फसल में कोई गिराड़ वगैरह है तो वो गिराड़ भी इस बारिश से खत्म हो जाएगी। कपास की फसल के लिए इस बारिश का हल्का फुल्का नुकसान हम कह सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर जल भराव हो जाएगा वहाँ पर कपास की फसल पर इसका गलत प्रभाव पड़ेगा। तो किसानों से यही अपील है कि जहाँ पे अपना डहर वाली एरिया है, जहाँ पे कपास बो रखी है किसानों ने, वहाँ पे पानी का निकास का जरूर प्रबंध कर लें, क्योंकि जैसे ही धूप पड़ेगी, धूप से पानी गर्म होगा जमीन फसल के अंदर, तो वो जो है इथिलीन वगैरह गैस रिलीज करेगी और उस गैस से कपास के पौधे पर नुकसानदायक प्रभाव पड़ेगा। यमुनानगर में हुई बारिश ने नगर निगम के दावों की हकीकत सबके सामने ला दी। करोड़ों रुपए खर्च कर नालों की सफाई के दावे किए गए, लेकिन कुछ ही घंटों की बारिश ने शहर की सड़कें तालाब बना दी और कई कॉलोनियों में लोगों के घरों में 3 से 4 फीट तक पानी भर गया। जल भराव के कारण वाहन पूरी तरह से बंद हो गए, घरेलू सामान भी पानी में तैरता हुआ नजर आया और लोग अपने ही घरों से पानी निकालने को मजबूर हो गए। अब सवाल ये उठता है कि जब नालों की सफाई पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे तो आखिर शहर बारिश में कैसे डूबा? पता नहीं कहाँ लगा दिए पैसे, करोड़ों रुपये, कहाँ विकास हुआ है। ये देख लो पानी पानी हुआ पड़ा है। सुबह इतने पानी से गया मैं, तो कहाँ है विकास? ये नगर निगम से पूछे बंदा। घरों तक पानी पहुंच गया, अंदर तक देखो, अंदर क्या हाल हो रखा है, सामान सारा खराब, सब तैर रहा है, कुर्सियां तैर रही हैं। ये बुरा हाल है जी। बस देखो अब पानी में बैठे हुए हैं, 80 साल की उम्र है, क्या करे बताओ। प्रशासन कहता है जी हमने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए नालों की सफाई पर, सीवरेज की सफाई पर, ये क्या हाल फिलहाल बना? कोई सफाई नहीं, आते हैं जमादार, थोड़ा इधर उधर करके बैठ, घंटा घंटा बैठे हैं, 2-2 घंटे, कोई काम नहीं ताम नहीं। फरीदाबाद में हुई मूसलाधार बारिश ने नगर निगम के दावों की हकीकत एक बार फिर उजागर कर दी है। कुछ ही घंटों की बारिश में शहर की कई कॉलोनियां जलमग्न हो गईं। सड़कों पर कई फुट पानी भर गया और लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। संजय कॉलोनी की 33 फीट रोड पर हालात सबसे ज़्यादा खराब रहे, जहां जल भराव के कारण लोग घरों में कैद होकर रह गए और बाजारों में पूरी तरह से सन्नाटा पसर गया। कई इलाकों में बिजली आपूर्ति भी ठप हो गई। वहीं दोपहर 3 बजे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की ओर से फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, नूंह और सोनीपत के लिए अगले 3 घंटे तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अब ऐसे में सवाल ये फिर से उठता है कि मानसून से पहले जल निकासी के लिए किए गए दावे आखिर ज़मीन पर क्यों नहीं दिखते? लोगों को हर बार इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मानसून के सीज़न में हर बार उन्हें इस तरह की परेशानियों का लगातार सामना करना पड़ता है। सर जी हमेशा हो रहा है। वार्ड नंबर कौन सा लगता है? ये 5 नंबर है। 5 नंबर है। पार्षद कौन है यहाँ से? जयवीर खटाना जी। तो काम हम नहीं करते क्या? सर जी काम होता रहता है, लेकिन समस्या वही रहता है। समस्या वही रहती है, जल भराव की समस्या ऐसे ही है। बिल्कुल, इससे भी ज़्यादा होता है। इससे भी ज़्यादा होता है जी। बहुत पानी भर जाता है। अपना कुछ साधन निकालें खटाना जी, अपना अच्छी तरह बच्चे के स्कूल के लिए कोई हल निकालें। बेटा क्या नाम है? आदमी। कहाँ स्कूल से आ रहे हो? देखिए बच्चे हैं, बारिश में भीग गए हैं ये। आज के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए GTC न्यूज़ के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।